बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। हम ये सारी बातें ज़हन में रखेंगे। अब खुदा करे कि ये पांचों तकरीबकार हमारे पहुंचने तक लाहौर में ही हों। बब्बर सिंह कहने लगा, हमारा बेली सिरदार प्यारा सिंह, ये उसका फ़र्ज़ी नाम है, तुम्हें इसका पता करवा देगा। तुम लाहौर पहुंचने के बाद सीधे उसके पास ही जाना। सुल्तान बोला, उन लोगों का टारगेट यहाँ तक मेरा ख्याल है लाहौर या कराची ही होगा और वो अभी तक लाहौर में ही होंगे। क्योंकि हमें अपने मिशन पर फौरी तौर पर रवाना होना था, इसलिए बब्बर सिंह ने हमें उसी वक्त गुर मक्खी रस्मुल ख़त और इशाराती ज़ुबान में लाहौर में मुकीम प्यारा सिंह के नाम एक रुक्का लिख कर दे दिया। मैंने उसे संभाल कर रख लिया। हम उसी वक्त दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हो गए। सफ़र में 1 दिन और 1 रात गुजर गई। दिन के वक्त हम मकबूजा कश्मीर में अपने हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के ठिकाने पर पहुँच गए। उन्हें अपने मुख्तसरन मिशन के बारे में बताया और दोपहर का खाना खाकर सीज़ फायर लाइन की तरफ चल पड़े। अगरचे सुल्तान को पहाड़ी रस्तों का इल्म था, फिर भी एक मुजाहिद हमारे साथ आया और हमें कंट्रोल लाइन पार करवा कर वापस चला गया। हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। यहाँ आते ही हमें आज़ादी का एहसास हुआ। आज़ाद कश्मीर में सुल्तान के रिश्तेदार रहते थे। हमने रात उनके यहाँ बसर की और सुबह सुबह बस में सवार होकर लाहौर की तरफ चल पड़े। हम लाहौर दिन के वक्त पहुँचना चाहते थे। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। मौसम सर्द होने लगा था। गर्मी रुखसत हो चुकी थी। बब्बर सिंह ने प्यारा सिंह का जो एड्रेस बताया था, हम वहाँ पहुँचकर उससे मिले। सरदार जी की उम्र 50 के करीब होगी। बदन भारी था और दाढ़ी में सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए थे। हमें बड़े अखलाक से मिले और पूछा, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने बब्बर सिंह का ख़त निकाल कर दे दिया। ख़त पढ़ने के बाद प्यारे सिंह जी मुस्कुराए और कहने लगे, तुसी फिक्र न करो बादशाह हो, अगर ये दुश्मन लाहौर में ही हैं तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, बल्कि वहीं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। मैंने कहा, हम चाहते हैं कि आपको उनका कोई सुराग मिले तो सबसे पहले हमें ख़बर करें। हमें खदशा है कि राह के इन एजेंटों के कुछ आदमी यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। हम इनके ज़रिए उन गद्दारों को भी पकड़ना चाहते हैं। तुसी जैसा हुक्म करोगे वैसा ही होगा। पहले कुछ जल पानी फक लो। प्यारा सिंह ने हमारे लिए होटल से चाय मंगवाई। हम चाय पीने लगे। प्यारा सिंह बोला, आप लोगों का यहाँ कोई रहने का ठिकाना है? सुल्तान ने कह दिया कि किसी न किसी होटल में ठहर जाएंगे। प्यारा सिंह बोला, आप मेरे पास ठहरें जी, होटल में ठहरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद होटल में नहीं ठहरना चाहते थे। होटल में आदमी नज़रों में आ जाता है। ये मेरा अपना शहर था, मगर मैं जानबूझकर वहाँ अजनबियों की तरह वारिद हुआ था और अपने महल्ले की तरफ जाने और अपने दोस्तों से मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने अपना थोड़ा सा हुलिया भी बदल लिया था। दाढ़ी, मूँछों और सर के बाल तो हमारे हमेशा ही बड़े रहते थे। बाल कटवाने की फुर्सत किसे मिलती थी। मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बात का था कि अगर इसराइली एजेंट हेवर्ड से आमना सामना हो गया तो वो मुझे फ़ौरन पहचान लेगा। मैंने ये सोच रखा था कि मैं उसे पुराने मंदिरों के नवादरात के हिंदू एजेंट के तौर पर मिला था। अगर बिलफर्ज महाल हमारा आमना सामना हो गया और उसने मुझे पहचान भी लिया तो मैं कह दूंगा कि भारत से एक जमात के साथ पाकिस्तान के मंदिरों और गुरुद्वारों की यात्रा करने आया हुआ हूँ। प्यारा सिंह जिस गुरुद्वारे में रहता था उसके दीवार के साथ ही अक्का में उसका एक छोटा सा 1 मंजिला मकान था, जिसके गिर्द दीवार का एक अहाता था और यहाँ उसकी एक गाय बंधी हुई थी। मकान में 2 कमरे थे। उन कमरों के फर्नीचर और सामान की आराइश से लगता था कि प्यारा सिंह एक मालदार आदमी है। प्यारा सिंह कहने लगा, बाहर दुबई वगैरह से माल ख़रीदने वाले मेरे जो क्लाइंट आते हैं तो मैं उन्हें यहीं ठहराता हूँ। उनका होटल का ख़र्चा भी बच जाता है। यहाँ आप लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। फिर प्यारा सिंह ने एक बूढ़े आदमी से हमारा तारुफ़ कराया। ये मेरा बड़ा पुराना मुलाजिम पीर बख्श है। ये यहीं रहता है और मेरे मेहमानों की खिदमत करता है। फिर उसने पीर बख्श को बाज़ार से कुछ लाने के लिए भेज दिया और हमसे मुखातिब होकर बोला, मैंने पीर बख्श को सख्ती से कह दिया है कि वो तुम लोगों के बारे में किसी से ज़्यादा बात न करे। कोई पूछे तो कह दे कि सरदार जी के दुबई से कारोबारी मेहमान आए हुए हैं। आप लोग भी एहतियात से काम लीजिएगा। मैंने कहा, प्यारा सिंह जी, हमें ये बताएं कि इसराइली एजेंट और राह के चारों दहशतगर्दों का किस ज़रिए से सुराग लगाएंगे। आप में से तो किसी ने भी उन लोगों की शक्ल सूरत भी नहीं देखी हुई। प्यारा सिंह ने कहा, तुमने मुझे इसराइली यहूदी एजेंट का थोड़ा बहुत हुलिया बता दो। मैं ये हुलिया अपने जसूस को बता दूंगा। वो किसी न किसी तरह उसका सुराग लगाकर मुझे खबर कर देगा। इसके बाद तुम खुफिया तौर पर जाओगे और उसे देखकर बताओगे कि क्या ये वही यहूदी एजेंट है जो हमें मतलूब है। सुल्तान बोला, प्यारा सिंह जी, हमें उन चारों राह के दहशतगर्दों को भी पकड़ना है जो उस यहूदी एजेंट के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। प्यारा सिंह ने कहा, उन चारों हिंदू दहशतगर्द कमांडो को तुम में से किसी ने भी नहीं देखा।
یہودی ایجنٹ نگاہوں میں آ گیا تو ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ آخر چاروں میں سے کوئی نہ کوئی دہشت گرد اسے ملنے ضرور آئے گا۔ اس طرح سے ان کی بھی نشاندہی ہو جائے گی اور ہم انہیں بھی دبوچ لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح خیال ہے، سلطان نے کہا، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے خلاف کوئی بڑا خطرناک تخریبی منصوبہ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اس منصوبے کی جتنی جلدی خبر مل جائے بہتر ہے، کیونکہ یہ لوگ طوفانی بنیادوں پر اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا سراغ ہی لگاتے رہ جائیں اور یہ پاکستان کو شدید قسم کا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پیارا سنگھ بڑے جوش میں آ کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارا سنگھ لاہور میں موجود ہو اور بھارت کے دہشت گرد آ کر پاکستان کو نقصان پہنچا جائیں؟ بادشاہ ہو، راہ کے ایجنٹ تو پیارا سنگھ کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں۔ پیارا سنگھ کے خلوص پر ہمیں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اتنا ہم بھی سمجھ گئے تھے کہ راہ کے ایجنٹ اس علاقے سے دور ہی رہیں گے جہاں پیارا سنگھ موجود ہے۔ اس وجہ سے راہ کے ایجنٹوں کا سراغ لگانے میں مزید مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ ویسے بھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم اپنے طور پر بھی یہودی ایجنٹ اور اس کے چاروں ساتھی دہشت گردوں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ چنانچہ جب رات ہو گئی تو میں اپنے طور پر سراغ رسانی کے مشن پر نکل پڑا۔ سلطان کو میں نے پیارا سنگھ کے مکان پر رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ میں لاہور شہر کے کونے کونے سے واقف تھا۔ میں نے جیکٹ کے بڑے کالر اٹھا رکھے تھے۔ جب میں لاہور سے کشمیر کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے نکلا تھا تو میری داڑھی مونچھیں بالکل نہیں تھیں۔ اب میری مونچھیں بھی تھیں اور تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی۔ سر کے بال بھی گردن تک آئے ہوئے تھے۔ میرا کوئی واقف کار ایک نظر دیکھنے سے مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں بازار کی روشنیوں سے بچ کر چل رہا تھا۔ میں نے سلطان کے ساتھ مشورہ کر کے طے کر لیا تھا کہ مجھے سب سے پہلے یہودی ایجنٹ کی تلاش میں کس جگہ جانا ہوگا۔ دلی میں اپنے ساتھی عبدالغنی نے ہمیں بتایا تھا کہ یہودی ایجنٹ پاکستان میں مسلمان بن کر داخل ہوا ہے۔ وہ مسلمان صنعت کار بن کر کسی ہوٹل میں بھی ٹھہر سکتا ہے اور درویش کے بیس میں بھی کسی مزار کے آس پاس بھی مل سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے اسے لاہور کے کسی ہوٹل میں تلاش کرنا چاہتا تھا۔ یہ یہودی ایجنٹ اپنی تخریب کار پارٹی کا لیڈر تھا اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کسی بھی جگہ قیام نہیں کرے گا۔ اس کے چاروں ساتھی کسی دوسری جگہ پر چھپے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس ہدایات لینے ضرور آئے گا۔ یہی ان لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، تاکہ اگر چھاپا پڑ جائے تو سارے کے سارے نہ پکڑے جائیں۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہودی ایجنٹ کسی مسلمان ملک مثلاً دبئی یا انڈونیشیا سے آئے ہوئے تاجر کے بیس میں ہے تو وہ کسی اچھے ہوٹل میں ٹھہرا ہوگا۔ اچھے اور مہنگے ہوٹل میں ٹھہرنے سے خفیہ سروس کی نگاہوں میں آنے کا خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں دوسرے ملکوں کے صنعت کار اور ان کے ایجنٹ اکثر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ میں نے لاہور کے 3 5 اسٹار ہوٹلوں کو چن لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر پہلے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ میں نے ٹیکسی ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ہی رکوا لی، کیونکہ میں خود بھی یہودی ایجنٹ کی نظروں سے بچنا چاہتا تھا۔ شروع رات کا وقت تھا، ڈنر کا ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ ہوٹل میں خوب رونق تھی۔ میں جیکٹ کے کالر اٹھائے، دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں دیے، سر جھکائے مگر تیز نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے ہوٹل کی لابی میں سے گزر کر ایک طرف کونے میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے ہوٹل کی لابی کا دروازہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ شیشے کے دروازے کے پاس ایک باوردی ملازم کھڑا تھا جو اندر آنے اور باہر جانے والوں کے لیے دروازہ کھول دیتا تھا۔ میں آنے جانے والوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ احتیاطاً میں نے کافی منگوا لی تھی اور اسے آرام آرام سے ایک ایک گھونٹ کر کے پی رہا تھا۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ بہت سے لوگ اس دوران ہوٹل میں داخل ہوئے اور لابی سے باہر نکلے، مگر ان میں وہ یہودی ایجنٹ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ اس سے زیادہ وہاں بیٹھے رہنا خود میرے حق میں بھی اچھا نہیں تھا۔ میں بھی دوسروں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ میں نے ویٹر سے بل منگوا کر ادا کیا اور لابی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ پہلے خیال آیا کہ میں کاؤنٹر پر جا کر معلوم کرتا ہوں، پھر خیال آیا کہ خدا جانے یہودی ایجنٹ کس اسلامی نام سے یہاں ٹھہرا ہوا ہوگا، اس طرح مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ میں نے وہیں سے ٹیکسی لی اور سلطان کے پاس واپس پیارا سنگھ کے مکان پر آ گیا۔ سلطان کو بتایا کہ دشمن کہیں نظر نہیں آیا۔ اتنے میں پیارا سنگھ بھی آ گیا۔ ہم نے اسے نہ بتایا کہ میں ایک ہوٹل کی سراغ رسانی کر آیا ہوں۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کیا رپورٹ لایا ہے، تو وہ کہنے لگا، میں نے اپنے خاص جاسوس کو یہودی ایجنٹ کا حلیہ سمجھا کر چھوڑ دیا ہے، وہ اب کچھ نہ کچھ سراغ لگا کر ہی آئے گا۔ ملازم پیر بخش ہمارے لیے کھانا لے آیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئے۔ پیارا سنگھ رات کو اپنی جگہ پر سوتا تھا۔ دن میں وہ 1-2 بار ہمارے پاس آ کر ہماری خیر خیریت پوچھ لیتا۔ شام کو آ کر اس نے بتایا کہ میرا جاسوس ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ اپنی مار پر لگا ہوا ہوگا اور کوئی نہ کوئی خبر لے کر ہی آئے گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اندھیرا ہوتے ہی میں نکل جاؤں گا۔ میرا ارادہ شہر کے ایک دوسرے 5 اسٹار ہوٹل کی نگرانی کرنے کا ہے۔ سلطان بولا، بس ذرا محتاط ہو کر رہنا۔ یہاں تمہارے کسی واقف کار نے تمہیں دیکھ لیا یا پھر یہودی ایجنٹ نے ہی تمہیں پہلے دیکھ لیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں نے سلطان کو تسلی دی کہ میں احتیاط سے ہی کام لے رہا ہوں، اور رات کا اندھیرا ہوتے ہی ٹیکسی پکڑ کر لاہور کے ایک دوسرے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ہوٹل نیا نیا تعمیر ہوا تھا اور شہر سے ذرا باہر تھا۔ یہاں بھی میں نے ہوٹل سے کچھ دور ہی ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل چلتا ہوٹل کے برآمدے میں سے ہوتا ہوا اپنے چہرے کو خاص انداز میں چھپائے لابی کے کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں روشنی زیادہ نہیں تھی
और दूर से मुझे कोई भी पहचान नहीं सकता था। ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं कुछ देर तक वहाँ बैठा आने जाने वालों पर निगाह रखूँ। लॉबी के दरवाजे के पास काफ़ी रोशनी थी और आने जाने वालों के चेहरे साफ नज़र आते थे। यहाँ भी मैंने कॉफ़ी मंगवा कर सामने रख ली थी और किसी वक्त उसका एक घूंट पी लेता था और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डालकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किसी का इंतज़ार है। जब मुझे वहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई तो मैंने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया और सोचा कि कल 5 स्टार होटलों की बजाय शहर के दरमियाने दर्जे के होटलों में दुश्मन को तलाश करने की कोशिश करूँगा। मैंने बिल अदा कर दिया और घड़ी पर निगाह डाली। रात के 8 बजने वाले थे। उठने से पहले मैंने एक बार लॉबी के दरवाजे को निगाह उठाकर देखा तो मेरे बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया, फिर गौर से देखा तो मैंने उस औरत को पहचान लिया जो दरवाजे में से गुजरकर लॉबी में दाखिल हो चुकी थी। ये इंद्रानी थी, वही हिंदू लड़की या औरत जो मुझे दिल्ली के 5 स्टार होटल के लॉबी में मिली थी और जिसको मैंने अपना नाम दिलीप खन्ना बताया था। वो बड़ी शान बेनियाजी से चलती मुझसे 10-12 कदमों के फासले पर से गुजरती हुई काउंटर पर जाकर काउंटर गार्ड से मुस्कुरा कर बातें करने लगी। मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता था। उसकी वजह यह थी कि दिल्ली में जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं अब आपको बताता हूँ ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मेरा मिशन ऐसा था कि मैं इस किस्म की बातों में नहीं पड़ सकता था। आप पीछे सुन चुके होंगे कि मैं इस हिंदू लड़की से उस होटल में 2-3 बार मुलाकात कर चुका था और मैंने उसे बताया था कि मेरा नाम दिलीप खन्ना है और मैं पुराने नवादरात का कारोबार करता हूँ। इस हिंदू लड़की ने मुझे अपना नाम इंद्रानी बताया था और कहा था कि वो जबलपुर की रहने वाली है और दिल्ली में मॉडलिंग करना चाहती है। इत्तेफाक की बात है कि इंद्रानी जब मुझे पहली बार दिल्ली के 5 स्टार शोका होटल में मिली थी तो उस वक्त भी मैं यहूदी एजेंट की तलाश में ही वहाँ बैठा था और आज भी मैं उसे पाकिस्तान के एक 5 स्टार होटल में देख रहा था। तो इस वक्त भी मुझे एक यहूदी एजेंट की ही तलाश थी। यहाँ इंद्रानी ने साड़ी की बजाय बड़े मॉडर्न किस्म की शलवार कमीज़ पहन रखी थी और उसके कटे हुए बाल उसके शानों पर पड़े थे। वो मॉडर्न फैशन की कोई मॉडल गर्ल लग रही थी। अब मेरे सामने एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई थी। इंद्रानी से मेरी मुलाकात हर हालत में ज़रूरी हो गई थी। मुझे ये मालूम करना था कि वो किस सिलसिले में पाकिस्तान आई हुई है। 90% मुझे यकीन था कि इस हिंदू लड़की का ताल्लुक बिरा के खुफिया तकरीबकार गैंग से है। मुझे इस लड़की से बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती थीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि मैं भी उसे हिंदू सनतकार दिलीप खन्ना बनकर ही मिलूँ। इस सिलसिले में पेचीदगियाँ पैदा होने का बहुत इम्कान था, लेकिन मैं इंद्रानी को हाथ से निकल जाने की भी इजाज़त नहीं दे सकता था। मुझे एक तरह से मालूमात का ख़जाना मिल गया था। सूरत हाल एकदम बदल गई थी। मेरे ज़हन ने बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया था। मैंने सब कुछ सोच लिया कि मुझे अब क्या करना चाहिए और इंद्रानी से मिलकर मुझे किस किस्म की बातें करनी चाहिए और इंद्रानी के सामने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मैं ये सब कुछ सोच भी रहा था और इंद्रानी पर नज़रें भी जमाए हुए था, जो काउंटर पर खड़ी किसी से फ़ोन पर मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मैं अब इस इंतज़ार में था कि वो चाबी लेकर ऊपर अपने कमरे में जाती है या वहीं से वापस चली जाती है। वापस जाने की सूरत में मुझे हर हालत में उसका पीछा करना था। इस दौरान इंद्रानी ने रिसीवर रख दिया और काउंटर गर्ल से कोई बात की। उसने खाने में लटकी हुई चाबी उतार कर इंद्रानी को दे दी और इंद्रानी बड़ी शान से चलती लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरी नज़रें बराबर उसका ताक़ुब कर रही थीं। उसने बटन दबा दिया था। चंद सेकंड के बाद लिफ्ट नीचे आ गई। उसमें से एक जोड़ा बाहर निकला। इंद्रानी लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठा और काउंटर गर्ल के पास आ गया। मैंने बड़ी मासूमियत और बड़े इश्तियाक के साथ उससे पूछा, माफ़ कीजिएगा मैडम, अभी अभी जो ख़तून यहाँ खड़ी थी पाकिस्तान की मशहूर आर्टिस्ट मिसेज़ रैना शेख ही थी ना, जो कराची से अपने फ़नपारों की नुमाइश के लिए लाहौर आई हुई हैं। मैं उनका बड़ा मदाह हूँ मैडम। मैं उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे उनका रूम नंबर बता दीजिए। काउंटर गर्ल ने बड़ी बेनियाजी से कहा, ये वो नहीं थे जो आप समझ रहे हैं। ये दुबई के मशहूर सनतकार शेख जाबिर की बेगम हैं जो पाकिस्तान की सियाहत के लिए आए हुए हैं। सॉरी। इस दौरान मैंने बड़ी होशियारी से सामने दीवार की शेल्फ में से उस खाने का नंबर देख लिया था जिसमें ठुके हुए कील पर से कमरे की चाबी काउंटर गर्ल ने इंद्रानी को दी थी। मेरा मकसद हल हो गया था। मैंने भी काउंटर गर्ल को माजरत पेश की और वहाँ से हटकर डाइनिंग हॉल की तरफ आ गया। चाबी वाले खाने के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था वो इंद्रानी के कमरे का नंबर ही था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी लग गई थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि इंद्रानी को अभी उसके कमरे में जाकर मिलूं या उससे मुलाकात की कोई दूसरी तरकीब सोचूं। अब इस बात में कोई शक शुबा नहीं रहा था कि इस हिंदू लड़की इंद्रानी का ताल्लुक भारत की किसी न किसी एजेंसी से है और ये खुफिया एजेंसी रहा भी हो सकती थी, और जिस शख्स की बीवी बनकर ये होटल में मुकीम है वो यहूदी एजेंट हेवर्ड भी हो सकता था। इंद्रानी का पाकिस्तान में आकर मुसलमान बनकर अपने आप को एक मुसलमान ताजिर की बीवी ज़ाहिर करके क़याम करना इस चीज़ को साबित करता था कि ये भारत की एजेंट है। मुझे ये भी अंदेशा था कि अगर मैंने देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये औरत अपने फर्जी खामन के साथ होटल छोड़कर पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर की तरफ न चली जाए। मैं हाथ आए हुए शिकार से किसी सूरत महरूम नहीं होना चाहता था। जब आदमी के दिमाग में ख्यालात का हिजाम सा बर्पा हो जाए तो उसके सोचने समझने की सलाहियत कुछ देर के लिए मफकूद हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं एक डाइनिंग मेज़ के कोने वाली कुर्सी पर बैठ गया।
जग में से गिलास में पानी डालकर पिया तो तबीयत पर कुछ सुकून की कैफियत तारी होने लगी। उस वक्त इंद्रानी से मिलना मुनासिब नहीं था। हो सकता है कि वो कमरे में अपने खावंद के साथ हो, और फिर ये भी मुमकिन है कि उसका खावंद वही यहूदी एजेंट हो जिसकी मुझे तलाश थी और जिसने मुझे देख रखा था। कुदरती बात थी कि दोनों मुझे देखकर फ़ौरन पहचान जाएंगे। मैं वही आदमी हूँ जो दलीप खन्ना नाम के हिंदू नवादरात के एजेंट की हैसियत से उन्हें दिल्ली के अशोका होटल में मिला था। मेरी स्कीम कुछ और थी। मैं इंद्रानी से अकेले में मिलना चाहता था और दलीप खन्ना के नाम से ही मिलना चाहता था। उस वक्त ज़रूरत सिर्फ ये मालूम करने की थी कि ये औरत इंद्रानी अपने फर्जी खावंद के साथ कितने दिन यहाँ रहेगी। होटल के काउंटर गर्ल से अगर पूछा तो उसको शक पड़ जाएगा कि मैं खुफिया पुलिस वाला हूँ, और वो पुलिस के खौफ से मुझे कुछ नहीं बताएगी और यही कह देगी कि हमें नहीं मालूम। ये बात मुझे कोई ऐसा बहरा ही बता सकता था जो इंद्रानी के कमरे में सर्विस के लिए जाता हो। ऐसा बहरा मुझे ऊपर इंद्रानी के कमरे वाली मंजिल में ही मिल सकता था। इस ख्याल के साथ मैं डाइनिंग हॉल से उठकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा के चौथी मंजिल पर जाकर कॉरिडोर में चलते फिरते किसी बहरे से पूछने की कोशिश करता हूँ कि रूम नंबर 113 के लोग यहाँ से कब जा रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं लॉबी के उस विंग में अभी नहीं पहुँचा था जहाँ आमने सामने 4 लिफ्टों के दरवाजे खुलते थे। अभी मैं विंग से दूर ही था कि सामने वाली लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और इंद्रानी एक घुंघरियाले स्याह बालों और छोटी सी स्याह दाढ़ी के निशान वाले आदमी के साथ लिफ्ट से बाहर निकली। इंद्रानी को देखते ही मैं जल्दी से एक सुतून की ओट में हो गया। ज़रा गौर से देखा तो हैरान सा होकर रह गया। मेरा खदशा और मेरे सारे अंदाजे दुरुस्त निकल रहे थे। इंद्रानी के साथ जो आदमी उससे मुस्कुराकर बातें करता हुआ निकला था वो यहूदी जासूस और राख दहशतगर्दों का लीडर हेवर्ड ही था। उसने पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ाकर उसका शरई खत करा लिया हुआ था। यूँ वो दुबई का फर्जी सनतकार शेख जाबिर बनकर और राह की दूसरी खुफिया एजेंट इंद्रानी को अपनी बीवी ज़हर करके वहाँ मुकीम था। मैं उन दोनों भारतीय एजेंटों को लाहौर के एक होटल की लॉबी से बाहर जाते देखता रहा। जब वो दरवाजे से बाहर निकल गए तो मैं लिफ्ट के ज़रिए तीसरी मंजिल पर गया और तीसरी मंजिल वाले कमरे की राहदारी में से आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। हल्की रोशनी में कॉरिडोर खाली पड़ी थी। मैं रूम नंबर 113 के करीब से भी गुजर गया। आगे बाएं जानिब जनरेटर रूम था जिसमें से होटल का मुलाजिम बिस्तर की चादरों से भरी हुई ट्राली लेकर निकला। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरने लगा मैंने उसे रोककर रूम नंबर 113 की तरफ इशारा किया और पूछा, क्यों भाईजान, शेख जाबिर और मिसेस जाबिर शेख जो दुबई से आए हुए हैं इसी कमरे में ठहरे हुए हैं ना? मैंने जिस अदब और इज़्ज़त वाले लहजे के साथ वेटर को मुखातिब किया था उसने उस पर बड़ा असर किया और वो कहने लगा, हाँ जी, मगर वो अभी थोड़ी देर हुई है बाहर गए हैं। मैंने सर खुजाते हुए कहा, उनसे मिलना था, वैसे कुछ पता है वो कब तक वापस आ जाएंगे? लड़के ने कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता जनाब। मैंने कहा, चलो मैं फिर आ जाऊंगा। कुछ अंदाज़ा है कि उनका होटल में कब तक क़याम रहेगा? लड़के ने कहा, मेरा ख्याल है अभी 1 हफ़्ता तो यहीं रहेंगे। परसों उन्होंने अपने कमरे में किसी बड़े अफसर को खाने पर बुलाया है। मैंने उन्हें फ़ोन पर बात करते सुना था। मैंने कहा, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? शाहनवाज, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जेब में हाथ डाला और 50 रुपए का नोट निकाल कर उसे दे दिया और कहा, मियाँ ये तुम्हारा इनाम है, तुमने मुझे अपना काफ़ी वक्त दिया है, इसकी क्या ज़रूरत है सर? नहीं मियाँ, ये तुम्हारा इनाम है। शाहनवाज 21-20 साल का खुश शक्ल नौजवान था। उससे मुझे आगे भी काम पड़ सकता था। मैंने यूं ही उस पर 50 रुपए खर्च नहीं किए थे। जो मालूमात मुझे दरकार थी वो मुझे शाहनवाज से मिल गई थी। मैं नीचे लॉबी में आया और शीशे के बड़े दरवाजे में से निकलकर बरामदे के अंदर से दूसरे गेट की तरफ निकल गया। सड़क पर आते ही मैंने टैक्सी पकड़ी और प्यारा सिंह के मकान पर पहुंच गया। सुल्तान वहां मौजूद था। मैंने उसे सारा किस्सा सुनाया तो वो हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। हमें पहले ही मरहले में काफ़ी कामयाबी नसीब हो गई थी। भारतीय दहशतगर्दों की पार्टी का लीडर मिल गया था। अब बाकी चारों दहशतगर्दों का सुराग लगाना ज़्यादा दिक्कत तलब मसला नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग लाजमी तौर पर अपने लीडर से रब्ता रखे हुए होंगे। मैंने उसे इंद्रानी के बारे में भी सब कुछ बयान कर दिया और वो कहने लगा, इसका मतलब ये है कि ये यहूदी एजेंट इस भारतीय जासूसा को जो साथ लेकर आया है तो ये लोग किसी बड़े ख़तरनाक मंसूबे पर अमल करने वाले हैं। इनका प्लान महज धमाके करने का नहीं है। मैंने कहा, भारत होशंगाबाद वाली तबाही और बदनामी का बदला लेना चाहता है। उनका प्रोग्राम कुछ और ही लगता है। बहरहाल इंशाल्लाह हम उन्हें अपने नापाक मंसूबे में हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे।